जियोपॉलिटिक्स, कितने सारे अपडेट्स डेली बेसिस पे जो आते रहते हैं, कई बार हम उसी को जियोपॉलिटिक्स मानते हैं। लेकिन जो हम जानते हैं ना, देशों के बीच के संबंध, समझ लीजिए वो तो केवल गार्निशिंग है। जब आप कुछ कुक करते हैं तो जो गार्निशिंग करते हैं, यानी कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो समझ अगर आपको हो गई तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज विद ईज एंड डेप्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जियोपॉलिटिक्स। तो इस वीडियो का पर्पस है कि इसकी रूट से और प्रेजेंट में कैसे उसका एप्लीकेशन है, इस बात को आपको समझाना। स्टार्टिंग विद द वर्ड इटसेल्फ, जियो, ये रिप्रेजेंट करता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर मतलब हमें समझ में आ रहा है कि लैंड। अब लैंड का इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ कनेक्शन है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज योर लैंड साइज, योर लोकेशन और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है, यहां पर जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये सब आपका स्टेटस तय करते हैं। क्योंकि इसी से पता लगेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे, आप कितने डिपेंडेंट होंगे, या फिर आप कितने काम आ सकते हैं दूसरे देशों के। और आई थिंक एक बात तो आप सब समझते होंगे कि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो जब रिलेशन की बात होती है तो यहां पर इंटरडिपेंडेंस एक की फैक्टर है। यानी कि इंटरडिपेंडेंस मतलब आप कितने काम के और दूसरा आपके कितने काम का, है कि नहीं? जब मैं रिसोर्सेज कह रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि अभी आपके दिमाग में पता क्या आया है? अच्छा, यानी कि जैसे मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है, तो यानी कि रिसोर्स से उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन क्या इसका मतलब केवल नेचुरल रिसोर्स है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, रिसोर्स यूज किया मैंने वर्ड। यानी कि चाहे ऑयल हो, नेचुरल गैस या फिर एल्यूमिनियम, ये सब तो क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन एप्लीकेशन, वो इवॉल्व होता रहा है। जैसे ताइवान, अब ताइवान के पास पॉपुलेशन साइज आप देख लो तो कंपैरेटिवली अगर आसपास के देशों से देखो बहुत कम है। इंडिया की तो कई स्टेट ताइवान से बड़ी हैं, लेकिन ताइवान के पास जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की। अब जिससे चाहे आप मिडिल ईस्ट में ऑयल बना रहे हैं, लेकिन आपकी मशीनरी जिस सेमीकंडक्टर से चल रही है, हो सकता है वो ताइवान से ही हो, है कि नहीं? क्योंकि हाईटेक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तो 90% एक्सपोर्ट ताइवान से है कि नहीं? ओवरऑल 60% प्लस ताइवान से है। तो इससे हमें पता लगा कि हाँ, लोकेशन तो मैटर करती है, लेकिन रिसोर्सेज की जो परिभाषाएं हैं वो समय के साथ इवॉल्व भी होती हैं। फिर आप कहेंगे कि सर अगर टेक्नोलॉजी अगर मैटर कर रही है तो फिर लोकेशन तो मैटर नहीं करती होगी। मैटर करती है, ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, जो ताइवान है, ताइवान के रिलेशन जो यूएसए के साथ हैं या जापान के साथ है, वो इस लोकेशन से मैटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोकेशन से मैटर हो रहा है। जैसे ये चाइना हुआ, ये ताइवान हुआ, ये जापान हुआ, क्योंकि लोकेशन ये है ताइवान की, इसी वजह से तो इनसिक्योरिटी है फ्रॉम चाइना। ये इसी वजह से तो सेनकाकू डियायू आइलैंड पर जापान और ताइवान का इशू है, राइट? ये वाला जो एरिया है, आप समझ लीजिए कि यूएसए की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया। तो इसी वजह से तो यूएसए यहां पर एक्सटेंडेड डिफरेंस, यानी कि अपनी सुरक्षा दूसरे देशों को देने के लिए तत्पर रहता है। तो यानी कि लोकेशन देखो मैटर तो करती है ना? क्योंकि जैसे रिलेशंस के इक्वेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके लिए केकवॉक हो जाएगा अगर आपको इक्वेशंस पता है, किसकी किसके साथ क्या इक्वेशंस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, राइट? पॉलिटिक्स जब हम वर्ड यूज करते हैं, इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस, पावर रिलेशन, क्योंकि पावर मैटर करती है। अब जैसे मैं पावर वर्ड यूज करता हूं, तुरंत आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में आ रहा है वेपन्स, न्यूक्लियर पावर, मिसाइल। ये शायद मैटर करता होगा, ये भी मैटर करता है, लेकिन पावर भी अलग अलग तरह की होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पावर केवल डोमिनेशन नहीं होती, पावर के भी कई स्वरूप हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में उसको। हालांकि जो जियोपॉलिटिक्स एज अ डोमेन है, इसकी जो थ्योरीज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज। अब थ्योरी वर्ड जब मैं बोलता हूं तो कई लोगों को लगता है ओ हो ये तो काफी बोरिंग टाइप चीज होगी, राइट? लेकिन क्या कहें, अगर ये बहुत ही लॉजिकल हो, मतलब किसी भी चीज को पढ़ना हो तो उसके ओरिजिन को पकड़ लो। एक्चुअली ये आया क्यों? अगर उसको आपने पकड़ लिया, कोई थ्योरी आपको रटनी नहीं पड़ेगी, राइट? थ्योरी नहीं रह जाएगी, थ्योरी आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाएगी।
एक लेंस बन जाएगी कि चलो भाई अब मेरे पास ये भी लेंस है, इससे भी मैं समझ सकता हूं कि दुनिया किस तरीके से बदल रही है, वो दुनिया किस तरीके से हमारे देश को, मेरी इकोनॉमी को या मेरे सेक्टर को भी इंपैक्ट कर सकती है जिसमें आप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि यही वो लेंस हैं जो सब चीजों को इंपैक्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी को इंपैक्ट करते हैं, जिसमें आप में से काफी लोग जाना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करते हैं, लोगों की सोच को इंपैक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग है। अब वैसे तो वेस्टर्न जो सोसाइटी है वहां पर ये सारे प्रिंसिपल्स जो प्रोमिनेंट माने जाते हैं वहां पर इनको पुश मिला, और उनका मानना था कि इंडिया लैक्ड स्ट्रेटेजिक इनसाइट, यानी कि भारत में ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए स्ट्रेटजीज कैसे होनी चाहिए इस पर कुछ डीप इनसाइट्स हैं नहीं। हालांकि इनकी बात गलत साबित होती है फ्रॉम दिस कंटेक्स्ट जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि मैं एंशिएंट की बात कर रहा हूं तो मैं ईस्ट की भी बात करूंगा, यानी कि इंडिया की बात करूंगा, और मैं यूरोप की भी बात करूंगा, ठीक है, जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ले लें। अब देखिए वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स की कमी है, इस वजह से आप जो वेस्ट में थियरीज बनी या जो आइडियाज बने उनको जानिए, उन प्रिंसिपल्स को जानिए। लेकिन इसी समय पर एंशिएंट टाइम में चाणक्य का वर्क जो है अर्थशास्त्र, वहां पर एक साप्तांग थियरी है, 7 अंग, वो कहते हैं स्टेट के 7 अंगाज हैं, ऑर्गन्स हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो आपका देश है ना, एक तरीके से वो देश आप इंसान मानिए, और मुझे बताइए इंसान है आप, आपका हर एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्या किसी ऑर्गन को आप ऐसा कर सकते हैं चलो यार इस ऑर्गन को वीक रहने दो? नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से हर एक देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं देश के, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे मिनिस्टर्स हैं, कंसिडरिंग प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी है, या फिर जो रूल कर रहा है वो है, या फिर हमारी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। वी नीड अ बैलेंस एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू दैट। क्योंकि चाणक्य की जो इनसाइट्स हैं उसमें वो कहते हैं कि इफ यू हैव टू सर्वाइव यू हैव टू एक्सपेंड, यू हैव टू प्रोग्रेस। वो बात इसी तरीके से जैसे लाइफ इज इक्वल टू ग्रोथ, या तो आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे और आप सोच रहे हो नहीं स्टेटस को चल रहा है, स्टेटस को कुछ नहीं होता। ग्रोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ चाणक्य, क्योंकि others are going to be working on their growth. If they are going to work on their growth, they are going to increase their influence, that it may be possible कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो कोई दूसरा ले जाए। तो इस वजह से आपको एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है ना। स्टेट के रेफरेंस में स्टेट, क्योंकि वहां पर उस समय पर एंशिएंट टाइम में मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता होगा बताओ आप? आपको नहीं लगता एग्रीकल्चर वॉज मेजर सोर्स ऑफ इनकम? अब अगर एग्रीकल्चर मेजर सोर्स ऑफ इनकम है तो जिसके पास ज्यादा लैंड, जिसके पास ज्यादा फर्टाइल लैंड, जिसके पास ज्यादा ऐसे लैंड जहां पर आपके पास ये रिवर्स का एक्सेस है, तो आपको नहीं लगता वो सीधे सीधे उस स्टेट की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा? तो इसी वजह से वहां पर लैंड का एक्सपेंशन भी जरूरी माना गया। अब जैसे मैंने कहा जियोपॉलिटिक्स में मैटर करता है आपका लोकेशन भी, पॉपुलेशन भी। आप इसको इससे जरा देखिए एग्जांपल से, ये ह्यूमन हो गया, 7 अंगास, दीज आर 7 अंगास, स्वामी, किंग। अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि इनको आप विजिगीषु कहो, जिसके अंदर पैशन है टू एक्चुअली एक्सपेंड, टू परस्यू स्ट्रेंथ, राइट। मिनिस्टर्स, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, देखो टेरिटरी एंड पॉपुलेशन एंशिएंट टाइम, मॉडर्न टाइम हमेशा माना जाता है किसी देश की स्ट्रेंथ। वहां पर रूल कौन कर रहा है वो भी मैटर करता है, उन रूल को एग्जीक्यूट कौन करा रहा है वो भी मैटर करता है। मतलब ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो किसी देश की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंशिएंट टाइम में चाणक्य कह रहे थे दुर्ग यानी कि फोर्ट, क्योंकि फोर्ट उस टाइम पर रिप्रेजेंट करता था कि भाई इस एरिया तक हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा एरिया है। अगर वो फोर्ट आप हार गए तो समझ लीजिए उस एरिया में इंफ्लुएंस आपका चला गया। उस समय का सिस्टम, कोशा, ट्रेजरी, मनी मैटर करता है कि नहीं करता? करता है भाई। इफ यू हैव मनी तो ऐसे में आप अगर कोई दूसरा देश है उसको कुछ मदद की जरूरत है वो कर सकते हो, उस एरिया में इंफ्लुएंस ला सकते हो, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। दंड, आर्मी, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट इन अदर एरियाज। मित्रा, एलाय। और आज भी ये थियरी है, यानी कि आपको अगर अपनी शक्ति कैलकुलेट करनी हो तो केवल इनको ही कैलकुलेट मत करो, इसको भी कैलकुलेट करो। कौन आपके साथ खड़ा है मैटर करता है। जैसे कि आज के टाइम पर हम इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग चाइना।
करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यानी कि यूएस के साथ बेहतर रिश्ता चाइना को प्रेशराइज करने में मदद करेगा, ऐसा माना जाता है। तो देखो यहां पर भी है मित्र, जापान, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड मित्र, राइट। तो ये एंशिएंट टाइम से स्ट्रेटजीज चलती आ रही हैं। अब जरा एंशिएंट टाइम जब हम इतनी बार यूज कर रहे हैं, जरा समझ लेते हैं क्या चल रहा था एंशिएंट टाइम में, यूरोप में क्या चल रहा था, राइट। एंशिएंट से मॉडर्न जाते हैं। देखिए एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, स्टेट, ठीक। मैंने वर्ड नेशन यूज नहीं किया, स्टेट वर्ड यूज किया है। स्टेट का मतलब होता है कि भाई अगर मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के ऊपर गवर्न करने के लिए कोई गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट जो है ये सॉवरन है। सॉवरन का मतलब होता है ये गवर्नमेंट सुप्रीम है, संप्रभु है, ठीक। मुझे बताओ यहां पर जो गवर्नमेंट का टाइप है वो मैटर करता है कि नहीं कर सकता है, मतलब वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। देयर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, देयर कैन बी मोनार्की, देयर कैन बी डेमोक्रेसी, कितनी तरह की सरकारें हो सकती हैं। तो यानी कि एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था कि केवल किंग ही होते थे, जैसा कि आप में से काफी लोग अभी सोच रहे हैं आपके दिमाग में, राइट। क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको दिमाग में याद आ रहा, अच्छा मोनार्कीज होती थी, राइट। ऐसा एक कॉन्सेप्शन है। हालांकि उसमें भी पैन इंडिया लेवल पर केवल किंगशिप एक ही तरह की नहीं होती थी, उसमें भी जनपदास का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कुछ जगह पर एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी होता था। बुद्धिस्ट टाइम में महासम्मत का शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। महासम्मत का मतलब सहमति के आधार पर बने जो रूलर बने। खैर उस डिबेट पर हम बाद में आएंगे। मुद्दा यहां पर यह है कि एंशिएंट टाइम में हमने देखा कि एक तरह का जो गवर्नमेंट होता था, वो एक तरह का जो स्टेट होता था जिसमें गवर्नमेंट होती थी, वो सिटी लेवल पर ही होती थी। जैसे कि ये हो गया आपका एथेंस, ठीक है। एथेंस कहां पर, जहां पर ग्रीस वाला एरिया है। ये हो गया स्पार्टा। तो एक्चुअली ये सिटीज थी, लेकिन सिटी के लेवल पर जो गवर्नमेंट थी वो अपने आप को सुप्रीम मानती थी, छोटी सी सिटी, राइट। अब मुझे बताओ जिस शहर में आप रहते हो, ठीक है, थिंक ऑफ योर सिटी, अगर उसी शहर पर एक सुप्रीम गवर्नमेंट होती तो क्या होता। सुप्रीम गवर्नमेंट समझते हैं, मतलब आपके जो भी रूल्स हैं वो सब कुछ यही देखेगी। मतलब आपके देश, आप अब मान लीजिए कि वो जो सिटी है वो आपका देश होगा एक तरीके से। मतलब आपकी सिक्योरिटी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, सब कुछ, क्योंकि अभी आपकी सिक्योरिटी इकोनॉमिक पॉलिसी नेशन लेवल की गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन सोचो नेशन का आइडिया है ही नहीं, सिटी लेवल पर हो गया, और आपके इतने सारे लोग अलग अलग काम में एंगेज कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सिटी लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती थी, तो जो नेशन का कॉन्सेप्ट है उससे पहले की ये व्यवस्था थी यूरोप में। अब यहां पर एक इंटरनल सिक्योरिटी भी देखी गई। इंटरनल सिक्योरिटी का इशू देखा गया। आप कहेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आइए बताता हूं। कुछ जगह पर देखा गया, आप ऐसा समझिए इसको, सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, फिर देखा गया कि यार इससे क्या हो रहा है कि जो सिटीज है ना कुछ, वो वीक भी हैं, और यहां पर बार बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते जा रहे हैं, वॉर भी होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं एथेंस की स्टोरी आपको समझाता हूं। तो एथेंस एक्चुअली वेंट ऑन अ वॉर अगेंस्ट स्पार्टा। कारण उसको लगा कि यार जो स्पार्टा है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्पार्टा के पास एक डेडिकेटेड आर्मी है। एथेंस अपनी एक डेडिकेटेड फिजिकल फोर्स ने रखकर ज्यादा रिलाई करता था मर्सनरी फाइटर्स पर। तो उसको लगा यार ये तो पावरफुल होते जा रहे हैं, दुश्मन पावरफुल हो उससे पहले अटैक कर दो। तो ऐसे में यहां पर कई सारी ऐसी सिटी स्टेट्स थी यूरोप में जिसमें आपस में ये बैटल्स चलते रहते थे। सीक्वेंस ऑफ बैटल्स अगर कंटिन्यूस चल रहे हैं तो उसको हम वॉर बोल देते हैं, राइट। तो हर कोई जानता है कि यार कोई ना कोई तरीका लाया जाए जिससे पीस आए, जिससे स्टेबिलिटी आए, क्योंकि पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी तभी तो लोगों का भला होगा भाई, तो कोई सोल्यूशन निकले। तो हमने देखा सिटी स्टेट से फिर हम एम्पायर्स की तरफ गए। एम्पायर्स का मतलब जैसे एग्जांपल रोमन एम्पायर, और आपका जब विद द इस्लामिक कैलिफेट और उसके एक्सपेंशन के बाद लेटर पीरियड में फिर हमने वहां पर ओटोमन एम्पायर देखा, जहां पर आज इराक और इजराइल ये वाला एरिया है। तो एम्पायर वाला टाइम देखा। एक समय ऐसा भी आया कि जहां पर आज आप यूरोप देखते हैं और नदर्न अफ्रीका देखते हैं और ये जो इजराइल वाला एरिया देखते हैं, यहां पर सब जगह इन्फ्लुएंस केवल रोमन्स का था।
इसी वजह से जहां पर आज लेबनान में आप हिजबुल्लाह ग्रुप्स के बारे में सुनते हैं, वहां पर बड़े नंबर में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, क्योंकि रोमन टाइम से वहीं पर बसे हुए थे इस एरिया में। लेकिन फिर रोमन एम्पायर का भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। फिर ऐसा देखा गया कि भाई ग्रेजुअली एक लूज कॉन्फेडरेसी बनने लग गई। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है एम्पायर के अंडर ही, पहले एम्पायर स्ट्रांग भी होता है, फिर एम्पायर ऐसा भी कर सकता है कि कुछ एरियाज को कहे कि ठीक है चलो तुम इन इन एरियाज में कुछ ऑटोनॉमी ले लो, स्वायत्ता ले लो, राइट। फिर हमने ये जो इवोल्यूशन देखा, फिर इस कॉन्फेडरेसी के बाद कई सारे जो स्टेट्स हैं वो अपना इंडिपेंडेंट होने लगे। तो एक ऐसा पीरियड देखा जिसमें कि 30 साल तक लगभग जो है इस यूरोप वाले एरिया में वॉर ही चल रहा है। अब मतलब हम चाहते थे कि इस वॉर से बचे, तो सोचा कि चलो एक एम्पायर आ जाएगा, एक एम्परर है, सभी जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन भाई उसी एम्पायर का भी एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन होने लग गया। उसके बाद फिर वही कॉन्फ्लिक्ट देखने लगे, तो सोचा इसका कोई सोल्यूशन निकले। तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं 1648 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इवोल्यूशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि यहां पर साइन होती है यूरोप में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। मैं अब यूरोप की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां पर कैसे शेप हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फिर उसका इन्फ्लुएंस जो है अलग अलग एरियाज में भी आएगा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। आप कहेंगे सर ये बात समझ नहीं आई, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे जब हम आज बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस की, तो हमेशा आपके दिमाग में आता है यार फॉरेन रिलेशंस तो हमेशा जो किसी स्टेट की, किसी एरिया की केंद्र सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी जो कैपिटल होती है वहीं पर उनकी गवर्नमेंट होती है, मतलब ऑफिस होते हैं, वहीं से एक्चुअली डिसाइड होता है। जैसे कि इंडो यूएस रिलेशंस पे अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपके सामने आता है दिल्ली डिड दिस, वॉशिंगटन सेड दिस। क्यों? क्योंकि दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट इंडिया, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। जैसे कॉन्फेडरेसी होती थी, कुछ छोटे छोटे एरियाज होते थे, उस पर गवर्नर बना दिए जाते थे एम्पायर्स में, तो वो भी अपने विदेशी संबंध दूसरे एरिया से रख लेते थे। अब दूसरे एरिया से विदेशी संबंध रख लेते थे तो कहते थे कि चलो यार आप हमें सपोर्ट कर दो, हम जो है एम्परर से अलग हो जाएंगे, और ज्यादा ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी, इतने ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है एम्परर को, बच जाएगा। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स थी इनका कुछ सोल्यूशन देखना था, तो सोचा क्या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैन बी अ सोल्यूशन। आप कहेंगे मतलब क्या है, पहले इस वर्ड को ही ब्रेक कर लेते हैं। जैसे नेशन, तो नेशन जो वर्ड है ये आया है नेसाय से। नेसाय का मतलब होता है किनशिप, आप कह सकते हैं कॉमननेस। मुझे ये बताओ, अगर मान लीजिए किसी एक एरिया में एक भाषा बोलने वाले, एक ही धर्म वाले, एक ही कल्चर वाले लोग अगर एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर रहना शुरू कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे? उसी को तो हम नेशन कहेंगे। जैसे आपको याद होगा विंस्टन चर्चिल, जेएस मिल, अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। ये कुछ ऐसे ब्रिटिश, जैसे जेएस मिल एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, विंस्टन चर्चिल तो आप जानते होंगे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। वो कहते थे इंडिया इज नॉट अ नेशन। वो कहते थे व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी ऑफ पावर ब्रोकर्स। वो ब्रिटिशर्स से पावर हथियाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया इज नॉट अ नेशन। तो आपके अंदर गुस्सा आएगा, यार ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा गलत बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि यूरोप में जो नेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और जो फैला वो एक्चुअली इसी बेसिस पर आया। यानी कि नेशन शब्द का मतलब कॉमननेस से था, यानी कि एक भाषा, एक कल्चर, एक धर्म भी हो सकता है। अगर ऐसे लोग एक पॉलिटिकल यूनिट यानी कि एक सरकार के अंदर रहने लग जाएं तो एक्चुअली वो नेशन होगा। तो आप कहेंगे मतलब इससे क्या फायदा होगा? मैं एग्जांपल देता हूं आपको इटली का, ठीक है। जहां पर आज आप इटली देखते हैं वहां पर भी छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे, बताया ना स्टार्टिंग में सिटी स्टेट, जैसे फ्लोरेंस, नेपल्स, पेपल स्टेट एटसेट्रा। मिलान, जैसे आपने मिलान के कुकीज सुना होगा, इटालियन पिज्जा, है ना। तो ये जो छोटे छोटे सिटी स्टेट थे, तो यहां पर कल्चर लगभग सेम था, बट स्टिल दे वर डिफरेंट स्टेट्स, आपस में फाइट भी कर रहे थे।
अगर आपने सुना हो लिनार्डो दा विंची के बारे में, वो इसी एरिया से बिलोंग कर रहे थे। मैकियावेली के बारे में, मैकियावेली का बहुत कंट्रीब्यूशन है जियोपॉलिटिक्स के फील्ड में, भी आएंगे स्टोरी में आगे। वो इसी एरिया से बिलोंग करते थे, फ्लोरेंस से। जैसे आप में से कई लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते होंगे, तो ऐसे मैकियावेली जो है वो फ्लोरेंस एक सिटी स्टेट थी, उसके डिप्लोमेट थे। तो एक तरीके से मैकियावेली के भी दिमाग में आता था कि यार इटालियन कल्चर जो है एक है, फिर भी अलग अलग सिटी स्टेट हैं। यूरोप के अन्य भागों में सिटी स्टेट्स यूनाइट होकर नेशन बना रहे हैं और हम यहां पर बना नहीं रहे हैं, ये तो गलत बात है। उनका मानना था कि क्योंकि अगर सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज और एक वाले लोग अगर एक हो जाएंगे तो यू विल रिप्रेजेंट मोर स्ट्रेंथ, और जब आप मजबूत होते हैं तो दुश्मन आप पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। जैसे अब ये मान लीजिए इटालियन पेनिनसुला है, यहां पर फ्लोरेंस, मिलान, पेपल स्टेट, राइट, ये है। तो अब इन एक पर अटैक करना हो तो एक पर अटैक आसान है, लेकिन अगर ये नेशन बन गए कि भाई हम तो सेम कल्चर वाले हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम वी ऑल आर वन, तो जाहिर सी बात है दे विल रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। तो ये माना गया कि चलो भाई एक तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो चलो वहां पर वॉर की टेंडेंसी कुछ हद तक कम हो जाएगी, ये सोचा गया। दूसरा माना गया कि नेशन का मतलब होगा कि यहां पर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, यानी कि जब फॉरेन रिलेशंस की बात होगी तो भाई साहब एक ही सरकार है, वही डिसाइड करेगी, राइट। आपकी जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट ये एक्सेप्ट किया जाएगा अमंग द पावर्स हु वर साइनिंग ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, यानी कि भाई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जी, और इस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में बेसिकली अथॉरिटी है तो आप ही की सॉवरेनिटी है, और आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट किया जाएगा, कोई भी आपकी टेरिटरी को छीनेगा नहीं। तो आप कहेंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब कहने के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी कम से कम, लेकिन इसको इंप्लीमेंट भी तो करे कोई, है कि नहीं। अब जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, यहां पर जो मैंने आपको बताया, समझ लीजिए इससे जियोपॉलिटिक्स के फील्ड में एक नई राह खुली है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट फिर पॉपुलर हुआ, बैलेंस ऑफ पावर, जो आज तक आप सुनते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, समझ में आया कि सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, है ना, वो लोग एक हो गए, सिटी स्टेट्स एक हो गए, एक नेशन बन जाएगा, उस पर एक सरकार होगी, वही सॉवरन होगी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करेंगे अदर नेशन, समझ में आ गया। लेकिन ये होगा कैसे, हाउ? तो हाउ का जो आंसर है वो है ये बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यूरोप की जो ग्रेट पावर्स हैं, ये समझ लीजिए कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहां साइन हुई? यूरोप में साइन हुई। यूरोप की ही जो ग्रेट पावर्स हैं वही एक्चुअली डिटरमाइन कर रही थी ग्लोबल पॉलिटिक्स को। जब ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात होती है तो ये समझ लीजिए 1648 से और इवन अर्ली 1910 तक, 1914 तक, मतलब इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ये माना जाता था कि यार यही पावर तो हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड कर रही है, बाकी है कौन? आप कहोगे ऐसा कैसे, ये तो गलत है। गलत नहीं है, लॉजिक सुनिए। जैसे आपका ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, आपको नहीं लगता यही तो देश थे जिन्होंने जगह जगह पर कॉलोनी बनाई हुई थी? तो एक तरीके से दुनिया इस तरीके से चल रही थी। देखिए यहां पर यूरोप है, ठीक, ये मान लीजिए अफ्रीका, ये मान लीजिए यूएसए, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये फर्दर इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, ये एशिया वाला पार्ट हो गया। मुद्दा ये है कि ये जो यूरोप है ना, इसी ने तो कॉलोनी बना रखी है अफ्रीका में, यही यूरोपियन पावर्स ने, यूएसए, यूके ने कोई कॉलोनीज बना रखी है यहाँ पर। तो कनाडा जो जहां आप देखते हो, यूएसए जहां आप देखते हो, ये सब क्या थी? ये तो इन्हीं की कॉलोनीज थी। ऐसे ही यहां पर आप देखो साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो भाषाएं कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश, पोर्चुगीज, ब्राजील। ऐसा क्यों? क्योंकि दीज एरियाज वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। तो एक तरीके से इन्हीं कुछ यूरोपियन पावर्स ने कब्जाया हुआ था ये रीजन, अफ्रीकन रीजन, इवन एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो भाई एक तरीके से भाई यही है बड़ी पावर। तो फिर यानी कि इनके बीच में जो जंग होती थी वो जंग यहां पर भी दिखती थी।
वो जंग यहां पर भी दिख जाती थी। तभी आप अमेरिकन हिस्ट्री में भी कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं बेस्ड ऑन यूरोपियन इक्वेशंस। आ रही बात समझ में? जैसे कि इंडिया में भी फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे हैं जी, लेकिन वो केवल यहीं की वजह से थोड़ा ना लड़ रहे हैं, इक्वेशन तो वहां भी है, और वहां इक्वेशन जो सेट हुई उसका इंपैक्ट यहां पर भी पड़ रहा है कि चलो जी बॉम्बे गिफ्ट दे दिया हमने, राइट? क्यों? क्योंकि वहां की इक्वेशन जो है, तो ये यहां की पावर्स की आपस की इक्वेशन पर इंपैक्ट डाल रही थी। तो इसी वजह से कहा जाता था कि यार अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो पॉलिटिक्स है, वो एक्चुअली यूरोपियन पावर्स के बीच की ही पॉलिटिक्स है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लगेगा लेकिन कि यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो आया है ये इंप्लीमेंट हो? तो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये समझिए, इसको आर्नल्ड वॉल्फर ने समझाया बिलियर्ड बॉल मॉडल से। बिलियर्ड बॉल मॉडल, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में इसको तफसील से समझाता हूं। बिलियर्ड बॉल है क्या? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। बिलियर्ड का गेम नहीं होता जैसे पूल खेलते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होती हैं, बॉल्स होती हैं अलग अलग कलर की, जैसे एक ये बॉल हो गई, एक ये बॉल हो गई, ये बॉल हो गई, है ना? तो ये पूरा डार्क मान लीजिए इसको। तो बिलियर्ड बॉल मॉडल बेसिकली ये कहता है कि जैसे कि ये बिलियर्ड के गेम में बॉल्स है ना आपस में टकराती हैं, इसी तरीके से ये नेशंस आपस में टकराते हैं। और मुझे बताइए किसी बॉल की कोई गारंटी है क्या कि किससे टकराएगी और किससे नहीं टकराएगी? मतलब कोई ऐसी गारंटी है क्या कि विच बॉल इज नॉट गोइंग टू हिट अदर बॉल? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आर्नल्ड वॉल्फर, यहां पे मैं लिख देता हूं, उन्होंने कहा यार मैं समझाता हूं आपको यूरोपियन पॉलिटिक्स कैसे चल रही थी। वो कहते हैं अलग अलग हार्ड शेल बॉल्स हैं, और ये बॉल, एक बॉल किसी दूसरी बॉल से कभी भी टकरा सकती है। ये इससे टकरा सकती है, ये इससे टकरा सकती है, किससे भी टकरा सकती है। तो यानी कि ये भी बात पक्की हो गई कि भाई नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, ठीक? तो कोई किसी से भी बॉल टकरा सकती है, राइट? एक और बात बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कह रहा था कि हम इस तरीके से इंश्योर करेंगे, अगर मान लो किसी एक देश ने अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो बाकी देश जो हैं अपनी पावर को साथ मिलाएंगे और उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी। ये माना गया कि हाँ हर कोई स्टेबिलिटी चाहेगा तो यही रास्ता होगा। आप कहेंगे मतलब कैसे? ये बिलियर्ड बॉल मॉडल से समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये अलग अलग नेशंस हैं, और ये नेशन जैसे बिलियर्ड बॉल में आपने एक बॉल पर हिट किया तो बॉल कहीं पर भी जा सकती है, वो टकरा सकती है मल्टीपल बॉल से। तो इसी तरीके से जो यूरोपियन पावर्स हैं ये एक दूसरे से कभी भी टकरा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, ये एक फैक्ट है, राइट? और कौन बॉल टकराएगी किससे वो डिपेंड करेगा पावर पर, हिट पर, राइट? तो अल्टीमेटली जो गेम है वो पावर मैनेजमेंट का ही है। अब आप कहेंगे कैसे होगा पावर मैनेजमेंट? दो तरीके से। जैसे उन्होंने कहा देखो दो है पावर बैलेंसिंग, एक है इंटरनल पावर बैलेंसिंग और एक होती है एक्सटर्नल पावर बैलेंसिंग। एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल का मतलब होता है कि दूसरे देश आपके दोस्त बन जाएं और वो कहें कि भाई मेरे दोस्त को कुछ कहा तो हम इसके पीछे खड़े हैं। जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं अलायंस पार्टनर, जैसे नेटो नेशंस हो गए, है ना? तो इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब है, मान लीजिए ब्रिटेन है, ठीक, या फ्रांस है, उसने अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया। तो मान लो ये देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन ने अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया और बाकी देशों को हो गई इनसिक्योरिटी। तो एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कह रहा है टेंशन मत लो, क्योंकि अगर ये अपनी पावर बढ़ाएगा और इनको इनसिक्योरिटी हुई है तो ये जो है मिल जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एक इतना पावरफुल हो जाए कि उनके इंटरेस्ट पर हमला कर दे। तो ये साथ हो जाएंगे और साथ मिलकर इससे कहेंगे कि यार तुम अपनी हद में ही रह लो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, नहीं तो मतलब वॉर कर देंगे हम तुम पर मिलकर, नहीं मानोगे हम सही में कर देंगे। तो एक तरीके से इसने जो अपनी पावर को बढ़ाया तो इन देशों ने क्या करा, एक्सटर्नल बैलेंसिंग कर दी, है ना? तो जो आइडिया है वो ये कह रहा है बिलियर्ड बॉल मॉडल का, बैलेंस ऑफ पावर का, कि इस तरीके से ना एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी इस एरिया में, ऐसा प्रेडिक्शन इन्होंने किया, ठीक? अब ये जो आइडिया था
ये चलता रहा, आज भी चलता है कि नहीं चलता है? इंटरनल बैलेंसिंग, जैसे चाइना को काउंटर करना है, हम अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, डिफेंस इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पार्टनरशिप भी रखना चाहते हैं विथ पावरफुल नेशंस। तो आपको पता लगा कि यार ये जो 1648 से ये बैलेंस ऑफ पावर के बेसिस पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलने लगी, माना गया कि इससे पीस एंड स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक, 1648 से हमने 1919 मान लीजिए, क्योंकि यहां पर 1914 से लेकर 1918 तक हमारा हुआ वर्ल्ड वॉर 1, है ना? तो यहां तक मेजरली इसी कॉन्सेप्ट पर चलते रहे। और अगर वर्ल्ड वॉर हो गया दुनिया में, और कहां हुआ? यूरोप से ही तो शुरू हुआ, तो पता लग गया कि यार तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट ही फेल था, यहां पर वॉर चल गया है, इतना मैसिव डिवेस्टेशन हो गया है, तो किस बात का स्टेबिलिटी एंड पीस एंड लॉजिक आप बता रहे थे? ये लॉजिक फेल है। तो जब एक चीज फेल होती है तभी तो कोई ना कोई नया आइडिया निकलता है ना? तो ये जो नया आइडिया निकला, ये निकला 1919 में। 1919 में यूएसए के प्रेसिडेंट उस समय पर जो थे, वुडरो विल्सन, वो एक बहुत ही फेमस स्पीच देते हैं। वो कहते हैं कि यार देखो, पीस का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि लीग ऑफ नेशन बना दो। लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन का जैसे आइडिया है ना आज, तो यूनाइटेड नेशन का प्रेडिसेसर था लीग ऑफ नेशन, जो कि वो भी फेल हो गया था, अभी आएगी उसकी कहानी भी। कहा गया कि लीग ऑफ नेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के आइडिया को। अब आप कहेंगे ये बात समझ नहीं आई, मैं अभी समझा देता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? बेसिकली ये जो समय था, ये समय एक्चुअली रियलिज्म के आइडियाज पर बेस्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करता था। मतलब रियलिस्ट थिंकर्स, चाहे एंशिएंट टाइम से ले लीजिए, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि देखो, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसका एक एसेंशियल फीचर पता है क्या है? वॉर। तो वॉर होंगे ही होंगे, रियलिस्ट ये कहते हैं। और अल्टीमेटली व्हाट मैक्स यू कैन डू इज एक्चुअली रिलाई ऑन पावर। तो बेसिकली इनका मानना था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली है पावर पॉलिटिक्स। उसके कुछ प्रिंसिपल्स नहीं होते, कुछ सिद्धांत नहीं होते, पावर पॉलिटिक्स है। Whoever is going to be more powerful, they are going to determine the results. एक तरीके से मानते हैं might is right. भाई तुम्हारे पास ताकत है तो जो तुम करना चाहोगे कर दोगे और वो सही माना जाएगा। एग्जाम्पल, आज भी ऐसा होता है। यूएसए को इराक में इन्वेड करना था, कर दिया, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही थी यार मत करो ऐसा, कर दिया फिर भी। अफगानिस्तान में उतरना था, आ गए। लीबिया में तख्ता पलट करना था, कर दिया। अब एक डिक्टेटर को हटाने के लिए जो तख्ता पलट किया, उस तख्ता पलट के चक्कर में कितने सारे सिविलियंस मारे गए। लेकिन क्या कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत, जो बातें होती हैं ह्यूमन राइट्स की, तो क्या वर्बेटिम उसका एप्लीकेशन होता है? नहीं होता। माइट इज राइट। आपके देश के लिए जो आपको जरूरी लगता है आप वो करते हो, और अगर आप ताकतवर हो ना तो बाकियों को आपकी जरूरत है, और क्योंकि बाकियों को आपकी जरूरत है वो कहेंगे यार आपसे तो संबंध हम बना कर रखेंगे, आपसे तो रिश्ता बना कर रखेंगे। यही होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यहां पर मेजरली आज भी अप्लाई होता ही है, लेकिन यहां पर तो माना जाता था यार तरीका ही है, राइट? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं और मैं इसको पूरे एक चेन में समझा दूंगा आपको, आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं, इसको सपोर्ट करने वाले स्कॉलर्स, जैसे एंशिएंट टाइम में थोसाइडस, ये डी साइलेंट होता है, थोसाइडस बोलते हैं, थोसाइडस। इनका कहना था एक्चुअली, इसको कहते हैं थोसाइडस ट्रैप। वो कहते हैं नेशंस एक्चुअली इसमें रहते हैं, थोसाइडस ट्रैप में। ट्रैप का मतलब होता है कि नेशन को ना दूसरे से इनसिक्योरिटी डिलेमा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था एथेंस, और इनसिक्योरिटी की जगह आप लिख दीजिए डायरेक्ट सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा होता है, ठीक?
तो डिलेमा क्या है कि यार दूसरा ना हम पर कुछ अटैक कर देगा। मतलब इनका मानना था कि अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ईदर इन वॉर, मतलब या तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है या तो उसमें वॉर चलता है या वॉर की प्रिपरेशन चलती है। तो दूसरा अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, इसका आपको हमेशा शक रहता है। अब अगर आपको ये शक रहेगा कि यार दूसरा मेरी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो मुझे बताओ आप क्या करोगे? आप आर्म्स रेस करोगे, यानी कि आप अपनी हथियार को बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? भाई बिल्कुल बढ़ाओगे। और जब आप अपने हथियार को बढ़ाओगे तो एक थ्रेशोल्ड ऐसा आ सकता है कि उससे सही में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आप जीतोगे या हारोगे ये आपकी शक्ति पर डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली पावर इज व्हाट यू नीड, राइट? ऐसे ही इस पीरियड पर जो इंपैक्ट रहा, क्योंकि हमेशा अगर नेशंस ने इस पीरियड में रियलिस्ट आइडियाज पर काम किया है तो कोई ना कोई इंपैक्ट तो रहा होगा स्कॉलर्स का, आइडियाज का, क्योंकि अल्टीमेटली आइडियाज से ही तो हमारे एक्शंस आते हैं। मैकियावेली का आइडिया है डुअल मोरालिटी। और आप कहेंगे यार डुअल मोरालिटी तो ये तो पॉलिटिशियंस हमारे यूज करते ही हैं। डुअल मोरालिटी में मैकियावेली कहते हैं कि देखो, अगर आप रूलर हो तो आप आम आदमी की मोरालिटी नहीं यूज कर सकते। देश के हित के लिए आपकी मोरालिटी अलग होगी। उस मोरालिटी में अगर आपको कुछ लोगों को खत्म करना पड़ेगा। यू कांट थिंक ऑफ यार नहीं ये तो मर्डर हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आम आदमी की नजरों में आपस में गलत होते हैं, और आम आदमी के लिए जरूरी है कि भाई वो उसको गलत माने, तभी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन आम आदमी की मोरालिटी और आपकी मोरालिटी मैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप राजा हो। मैकियावेली के आइडियाज को आज मिसयूज किया जाता है। मैकियावेली केवल नेशनल इंटरेस्ट में इसका इस्तेमाल करने की बात करते थे, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस वैसे भी यूज करते हैं डुअल मोरालिटी, राइट? तो इसके आगे बढ़ते हैं जरा इस कहानी में। कहानी काफी बड़ी है, मैं इसको कंसाइज करके इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ अब ये आ गया लीग ऑफ नेशन का आइडिया। अब देखिए मजे की बात, यहां पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। कुछ लोग मोबाइल में ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको क्लियरली दिखना चाहिए। ये लीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको? नाउ अब लीग ऑफ नेशन का आइडिया जो दिया वुड्रो विल्सन ने, ये कह रहा था कि ऐसा करिए, इस तरफ वॉर जितने भी हुए वो इस वजह से हुए क्योंकि सबको सुरक्षा का खतरा था, सिक्योरिटी कंसर्न था, और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उन्होंने वेपन्स इकट्ठे करे। क्या हो अगर हम इस सिक्योरिटी कंसर्न को हैंडल कर दें बाय ब्रिंगिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी? कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, राइट? तो यानी कि लीग ऑफ नेशन जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसा करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी लीग ऑफ नेशन, और सारे नेशंस इसमें मेंबर होंगे, सारे नेशंस, ऑल नेशंस। और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया में सिक्योरिटी स्थापित कर देंगे। तो कई लोगों ने कहा यार बकवास है, ये बात हो ही नहीं सकता, लेकिन कई ने कहा यार तरीका तो यही है। एक तरीके से ये कह रहे थे यार कोऑपरेशन जैसी चीज हो नहीं सकती। लीग ऑफ नेशन का आइडिया वो कह रहे हैं यार कोऑपरेशन हो सकता है। मैंने यहां पर वर्ड लिखा लिबरल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि लिबरल आइडिया बिलीव करता है कि जो ह्यूमंस है ना वो केवल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। जैसे रियलिस्ट मानते हैं यार ह्यूमंस जो है ना, दे आर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन पीपल, दे आर कावर्ड, दे आर फिकल माइंडेड, दे आर डिसीटफुल, दे आर अनग्रेटफुल। आप कहोगे ऐसा तो हम भी मानते हैं, लेकिन लिबरल क्या मानते हैं? लिबरल मानते हैं यार ह्यूमंस जो है ना वो एक्चुअली अपने इंटरेस्ट को कोऑपरेशन में भी देख सकते हैं कि यार अल्टीमेटली लड़के तो नुकसान है दोनों का, और अगर कोऑपरेशन कर लेंगे तो सबका फायदा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी थी कि अगर इस पर काम किया जाए तो शायद दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आइडिया तो दे दिया वुड्रो विल्सन ने, लेकिन खुद यूएसए की सीनेट ने इस आइडिया को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था यूएस से, पैसा जो खर्च होना था, उसको मना कर दिया। तो यूएस की कांग्रेस ने मना कर दिया इसको। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी आ गई लीग ऑफ नेशन को चलाने की, सक्सेसफुल बनाने की, ब्रिटेन पर और फ्रांस पर। यही मेजर ताकत हो रही थी उस टाइम पर। अब ब्रिटेन फ्रांस ने इस जिम्मेदारी को निभाया नहीं। ब्रिटेन फ्रांस को लगा कि यार व्हाई ओनली वी शुड स्पेंड, और प्लस उनको लगा यार उस समय, क्योंकि ये 1919 की बात कर रहा हूं,
तो 1919 से 1939 के जो बीच का पीरियड है, इस पीरियड में आपने देखा होगा इटली में और जर्मनी में राइज ऑफ फासिज्म हो रहा था। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कैसे चल रही थी जियोपॉलिटिक्स। 1919 से 1939, ठीक। 39 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1939 से 1945 क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, है ना। तो 1939 से यहां पर क्या हुआ, इटली में, जर्मनी में वी सॉ राइज ऑफ फासिज्म। जैसे इटली में हमने देखा मुसोलिनी का राइज, यहां पर हमने देखा हिटलर का राइज। और हम फासिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फासिज्म भी देख लीजिए यहीं पर। फासिज्म एक्चुअली ऑरिजिन अगर देखें इस वर्ड का तो काफी अच्छा है। कहेंगे सर इसको अच्छा बता रहे हैं आप, अच्छा इस काम को नहीं बता रहा मैं, इस वर्ड को बता रहा हूं। मतलब जो फासी वर्ड है FASCI, वो रिप्रेजेंट करता है बंडल ऑफ स्टिक्स को। जैसे कि एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक फादर जो है अपने एक बेटे को, कुछ बच्चों को बुलाते हैं कि जरा एक स्टिक लेकर आओ, तो तोड़ो इसको, वो टूट जाती है। फिर कहते हैं अब 2 स्टिक लाओ, 2 स्टिक लेकर आते हैं, वो टूट जाती है। फिर कहते हैं चलो बंडल ऑफ स्टिक्स लाओ, अब तोड़कर दिखाओ, वो नहीं टूटती। तो उसमें लेसन क्या होता है कि जब हम सब साथ होते हैं, अंदर से बटे हुए नहीं होते हैं, तो ही हम स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारी यूनिटी में ही हमारी पावर है। तो अगर आपको मजबूत होना है तो आपको साथ होना होगा, और आपको जो बाइंड करेगा वो बाइंड करेगा स्टेट, सरकार। तो इसी वजह से मुसोलिनी का डायलॉग था, नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के कुछ भी खिलाफ नहीं, स्टेट से कुछ भी ऊपर नहीं, क्योंकि स्टेट के खिलाफ जब आप खड़े होते हो तो आप कमजोर करते हो अपने देश को। ऐसे आइडियाज रखे गए। इन आइडियाज से एक्चुअली जो रूलर होता है उसको बड़ी पावर मिल जाती है ना। तो ये आइडियाज जब वहां पर बढ़ रहे थे तो कई एक्सपर्ट्स ने कहा यार ब्रिटेन फ्रांस तुम्हारे लिए खतरा हो सकते हैं, इस पे कुछ करना पड़ेगा। लीग ऑफ नेशन के आइडिया को मजबूत करो, राइट, इन पर कुछ एक्शन ले लो। लेकिन उस टाइम पर ब्रिटेन और फ्रांस को लग रहा था, क्योंकि जो फासिज्म होता है वो एनिमी होता है कम्युनिज्म का। देखिए पूरी इक्वेशन समझा रहा हूं आपको, आज के बाद कभी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। और ये ब्रिटेन, फ्रांस और इंक्लूडिंग यूएसए, ये कौन है, ये कैपिटलिस्ट है। यानी कि इनकी जो व्यवस्था है उसमें स्टेट को बैकफुट पर रखा जाता है और कहा जाता है कि यार अल्टीमेटली आप चलने दो, मार्केट को फ्री रखो। तो इसी व्यवस्था को हम कैपिटलिज्म कहते हैं, राइट, इन ब्रीफ अगर हम कहें। तो उन्होंने माना यार जो कम्युनिज्म है ना, यार ये कैपिटलिज्म को एनिमी मानता है। तो अगर कैपिटलिज्म का दुश्मन है कम्युनिज्म, तो हमारे दुश्मन का जो दुश्मन है वो तो हमारा दोस्त होना चाहिए, है कि नहीं। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो बैठकर तमाशा देखना चाह रहे थे। यूएस की तो मजबूरी थी, उनको तो उनके पार्लियामेंट ने एक तरीके से मंजूरी नहीं दी थी। अब आप कहेंगे यार फासिज्म क्यों है कम्युनिज्म के अलग, क्योंकि कम्युनिज्म जो है उसका एक प्रिंसिपल है, मैं यहां लिख देता हूं। उसका प्रिंसिपल है, वो कहता है स्टेट जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट का। तो मार्क्स कहते थे कि स्टेट तो इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिज्म का। जो सरकार है ना, बिक गई है सरकार, इस सरकार को हटाना पड़ेगा बाय वायलेंट रिवोल्यूशन। वायलेंट रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और यहां पर ये मुसोलिनी और हिटलर कह रहे हैं भाई नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट। स्टेट को तो पूरा डिवोशन कर दो। तो ये मुझे बताओ ये आइडियाज बिल्कुल इसके अपोजिट हुए कि नहीं हुए? हुए। एक्चुअली दीज पीपल ऑल्सो यूज्ड आइडियाज ऑफ वन अदर थिंकर, हीगल। हीगल ने तो ये कह दिया था कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। धरती पर ईश्वर को देखना है तुम्हें, आप कहोगे देखना है। हीगल कह रहे थे स्टेट ही तो है, आप कहोगे ये क्या बकवास है। तो हीगल कह रहे थे कि देखो ईश्वर का जो आइडिया है वो ओमनीपोटेंट है, यानी कि वो सब कुछ कर सकता है जिसकी आपको जरूरत है। यही तो मानते हो कि भाई गॉड कैन डू एनीथिंग, राइट। अब हीगल पूछ रहे हैं ये बताओ आपको क्या लगता है स्टेट नहीं कर सकती सब कुछ जो आपको चाहिए? स्टेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है भाई। स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी है,
रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री है, सब कुछ है। स्टेट कुछ भी कर सकती है आपके लिए। तो यानी कि यार गॉड का काम धरती पे स्टेट कर तो रही है। आप कहते हो गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ईश्वर सब जगह है। तो ईगल कह रहे हैं अरे स्टेट भी तो है। जो टेरिटरी होती है आपकी, उस टेरिटरी में हर जगह पर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि नहीं है? है। गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू एक्चुअली इंप्लीमेंट इट्स लॉज इन एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। तो हर जगह आपको सरकार का आभास होगा। तो धरती पर ईश्वर के समान है स्टेट। अब कहा जैसे गॉड एल्ट्रुस्टिक होता है, यानी कि अपने बच्चों के कल्याण की सोचता है ना, तो ऐसी स्टेट आपके कल्याण की सोचती है, आपको सुरक्षा देती है, आपके वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाती है। तो इस वजह से स्टेट में डिवोशन रखोगे कि नहीं रखोगे? आप कहोगे जी रखेंगे सर डिवोशन, स्टेट तो अच्छी है। वहां कम्युनिस्ट कहेंगे यार तुम बहक गए थोड़ी सी देर में। मार्क्स कहेंगे, कम्युनिस्ट कहेंगे हम बता रहे हैं तुम्हें स्टेट बिकी हुई है, ये झांसा दे रहे हैं तुम्हें। ये स्टेट है, जो सरकार है, एक तरीके से सिनोनिमस मान लीजिए वर्ड को, यहां पर यूसेज को, वो कह रहे हैं कि ये तो बिकी हुई है, तो कैपिटलिस्ट के हिसाब से चलती है। कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सरकार को बनवाते हैं अपने पैसों से, मतलब इलेक्शंस वगैरह को फिडल कर सकते हैं, या जहां पर राजा का तंत्र है वहां पर भी उनको राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा ये लोग देते हैं, ये इनके पास कमाई इकट्ठी हो रही है, ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं पॉलिसीज को, और तुम्हें बहकाने के लिए छोटी छोटी कुछ वेलफेयर स्कीम बना देते हैं, लेकिन जानबूझ के सिस्टम ऐसा बना रखा है जिससे कि तुम गरीब के गरीब रहो। तो आप कहोगे सर अभी अभी तो स्टेट में डिवोशन आया था, यहां से तो रिबेलियन आ रहा है। बस इसी प्रॉब्लम को समझा इन्होंने। इटली में जैसे एक मार्क्सिस्ट थिंकर हुए ग्रैम्सी, उनको जेल में डाल दिया था मुसोलिनी ने, और काफी टफ टाइम उनका रहा जेल में। फिर जब निकले उसके बाद वो एक्सपायर ही हो गए थे। उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिज्म में। ग्रैम्सी, आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में मैं पढ़ाता हूं उनको, इंटरेस्टिंग थिंकर है। तो ऐसे हिटलर, इनका यार ये कम्युनिस्ट तो अगर हमारे देश में कम्युनिज्म फैलाएंगे या अपने इन्फ्लुएंस को लाएंगे तो यार ये तो हमारे देश को कमजोर कर देंगे, कह देंगे अपनी जनता को भड़का देंगे स्टेट के खिलाफ। और अगर अपनी जनता देश के खिलाफ, देश की स्टेट के खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ भड़क गई, हथियार उठा लिए, तो बाहरी दुश्मन जो इंतजार कर रहा है उसके लिए चीजें आसान होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। तो आप कहोगे यार यहां तो मुझे हिटलर भी मुसोलिनी भी ठीक लग रहे हैं। तो बस इसी वजह से यहां पर फासिज्म जो है वो यूएसएसआर, क्योंकि वहां पर यूएसएसआर कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाला स्टेट था, उसको वो एनिमी समझ रहे थे, उस पर अटैक करने वाले थे। तो ब्रिटेन फ्रांस ने कहा ये तो हमारा भी दुश्मन है, मरने दो इन्हें, सही है कमजोर हो जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में इनको मौका मिल गया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, राइट। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला। फाइनली उसका रिजल्ट ये देखा कि हिटलर ने यहां भी अटैक किया और हिटलर ने यहां भी अटैक किया। हिटलर ने कहा बेटा दुश्मन तो तुम भी हो हमारे, हमें चाहिए मोर एरिया। क्योंकि हिटलर, जर्मनी है, जर्मनी में एक आइडिया पॉपुलर हो रहा था जियोपॉलिटिक्स का, कहते हैं पैन रीजनलिज्म। तो पैन रीजनलिज्म मतलब वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली एक कॉन्टिनेंट पर शुरुआत में एक पावर होगी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर केवल एक पावर होगी, वो होगी जर्मनी। नदर्न अमेरिकन वाले कॉन्टिनेंट पर यूएसए हो सकती है पावर, और इधर वाले कॉन्टिनेंट पर रशिया वाले एस्पेक्ट पर, कॉन्टिनेंट नहीं रशिया वाले एरिया पर जो उस समय यूएसएसआर था, यूएसआर होगी। रशिया आज एक देश है, लेकिन जो रशिया एज अ वर्ड है वो बहुत पुराना है, राइट, क्योंकि रशियन एम्पायर भी होता था। तो ये जो आइडिया है जर्मनी का मानना था कि अल्टीमेटली दुनिया में ना एक ही स्टेट होगी, वो होगी जर्मन स्टेट। पूरी दुनिया पर कंट्रोल जो है जर्मनी का होगा। ऐसे आइडियाज जर्मनी में पॉपुलर हो रहे थे। तो अल्टीमेटली खतरा तो इनको भी था। खैर, अब यहां पर ये इन्होंने इस पीरियड में इस इशू को सही से टैकल नहीं किया, तो अल्टीमेटली हमने देखा 1939-45 वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 में इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आपस में दुश्मन, लेकिन कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है साथ आ गए। कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट साथ आ गए, यानी कि यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, दे वर पार्ट ऑफ वन पार्टी फाइटिंग अगेंस्ट इटली, जर्मनी, जापान, है कि नहीं? देखिए क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। तो इससे पता लगा कि बड़ी दुश्मनी आइडियोलॉजी की नहीं थी, फिर अपोजिट आइडियोलॉजी वाले भी साथ आ गए अगेंस्ट फासिज्म।
राइट। खैर, अब इस कहानी में जरा आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है 1945। यहां पर फिर वो आस जगी कि यार लीग ऑफ नेशंस, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो कहा लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया था, चलो अब एक नया इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। तो यूनाइटेड नेशन भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडिया पर बेस्ड है। ध्यान देना, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस ये दोनों अलग शब्द होते हैं, कई लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑल नेशंस, आज के टाइम में तो कोई नेशन, मतलब कोई भी देश नेशन है कि नहीं, नेशन का स्टेटस है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको यूनाइटेड नेशन ने स्टेटस दिया है कि नेशन का या नहीं, है ना। जैसे ताइवान वांटेड स्टेटस ऑफ नेशन, नहीं मिला ताइवान को। पैलेस्टाइन चाहता है नेशन का स्टेटस, नहीं मिला पैलेस्टाइन को, है कि नहीं। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी कह रहा है कि इनमें से अगर एक देश ने, मान लीजिए इसने इस पर अटैक करने की सोची, किसी भी कलेक्टिव सिक्योरिटी में सभी नेशंस एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी भी एक ने ऐसा करने की कोशिश करी, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से बाकी सारे नेशंस जो हैं एक होकर इस एग्रेसर पर एक्ट करेंगे, जिससे कि फिर ये ऐसा नहीं करेगा। तो एक तरीके से ग्लोबल पीस का सॉल्यूशन दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि भाई अब वर्ल्ड वॉर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अब यूनाइटेड देशंस आ गया है। नाउ देयर विल बी पीस एंड स्टेबिलिटी बाय दिस सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ध्यान रखना, जो कलेक्टिव डिफेंस का आइडिया है, तो इंडिया के हिसाब से कलेक्टिव डिफेंस का आइडिया अलग है, ठीक है। यूएस और इंडिया के व्यूज इस पर डिफरेंट है। इंडिया कहता है यार कलेक्टिव डिफेंस का आइडिया गलत है, हम इसको फॉलो नहीं करते। कलेक्टिव डिफेंस के आइडिया में क्या होता है, कुछ नेशंस जो हैं ग्रुप बनाते हैं। देखो यहां पर है फ्यू नेशंस, ठीक। यहां पर क्या थे, ऑल नेशंस, सभी देश, ठीक। यहां पर फ्यू नेशंस, जैसे कि यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप के देश, ठीक, वो एक हो गए किसमें, नेटो में। और आप एक पर्टिकुलर डिक्लेयर्ड एनिमी या यू कैन से थ्रेट, एक डिक्लेयर्ड थ्रेट के अगेंस्ट जो है आप साथ आए हैं। और थ्रेट कौन था यहां पर, यूएसएसआर, कोल्ड वॉर पीरियड में, यानी कि 1945 से 1991 तक यूएसएसआर। मुझे बताओ, क्या यूनाइटेड नेशन के केस में कोई डिक्लेयर्ड थ्रेट है क्या? किसी देश को हम थ्रेट बता रहे हैं क्या? नहीं, किसी एक देश को थ्रेट नहीं बता रहे। यहां पर एक डिक्लेयर्ड थ्रेट होता है कलेक्टिव डिफेंस के सिस्टम में। यहां पे कुछ नेशंस होते हैं, राइट, जो साथ आते हैं और ये अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को पूल कर लेते हैं। जैसे नेटो अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज को पूल कर लेती है कि भाई एक पर हमला हुआ तो सारे साथ आ जाएंगे अगेंस्ट दैट एनिमी, ठीक। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन शब्दों में। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें तो आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी, राइट। अच्छा, आज के टाइम पर जैसे यहां पर 1945 ऑनवर्ड्स वाले पीरियड में दोबारा से हमने देखा कि रियलिज्म का रिवाइवल होता है अलॉन्ग विद लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो कि यूनाइटेड नेशन है, बाय मॉर्गेंथ्यू। मॉर्गेंथ्यू रियलिस्ट हैं, यूएस के एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं। उन्होंने यूएस के जो उस टाइम के पॉलिसी मेकर्स थे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी कि देखो जब कोई जीत जाता है ना, जैसे यूएस से जीतने वाली शक्ति थी, तो कॉम्प्लिसेंट हो जाता है। इसमें आप हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, अगर आपको कुछ सफलता मिल रही है तो केयरलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ केयरलेसनेस इन आवर लाइफ। मॉर्गेंथ्यू कह रहे हैं कि यूएस से अगर तुम केयरलेस हुए तो यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर। मॉर्गेंथ्यू कह रहे हैं कि अल्टीमेटली यूएस से तुम्हें पावर पॉलिटिक्स को समझना होगा। इस समय यू हैव टू बिल्ड सच अ सिस्टम सो दैट पावर रिमेन्स इन योर हैंड, यू बिकम हेजेमॉन। समझ में आ रही है बात, कैसे होगा वो? तो यूएसए की एक थ्योरी थी, मुंडो डॉक्ट्रिन, जो कहती थी कि यूएसए को ना अपने देश से मतलब है। यूएसए आइसोलेशनिस्ट स्टैंड रखेगा जियोपॉलिटिक्स में और अपने डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करेगा। तो लार्जली यूएसए इस पर फोकस करता आया था। मैं बिफोर वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं। अगर आपने वर्ल्ड वॉर को भी समझा होगा तो उसमें भी आपने जाना होगा किस तरीके से
ब्रिटेन का एक इंपॉर्टेंट रोल था टू कन्विंस यूएसए टू एंगेज और यू कैन से कंट्रीब्यूट इन वर्ल्ड वॉर। वो तो पर्ल हार्बर पर जब अटैक हुआ तो यूएसए ने कहा एनफ इज एनफ, अब तो करना पड़ेगा फुल फ्लेज। अब जब 1945 हुआ तो यहां पर ट्रूमैन जो है प्रेसिडेंट बन चुके थे यूएसए के, तो यहां पर आती है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहती है कि भाई आइसोलेशनिस्ट नहीं, कि अपने आइसोलेशन का मतलब था कि भाई अपने आप से मतलब रखो यार, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करो, अपने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करा तो वीक रह जाएंगे तो इशू हो जाएगा। ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन कहती है दैट यू हैव टू बी इंटरवेंशनिस्ट टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। इंटरवेंशनिस्ट, आपको दखल देना होगा, दखल देना गलत नहीं होता। जैसे कि यहां पर आया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के तहत यूएसए ने डॉलर की सप्लाई करी यूरोप को, कहा कि यार तुम्हारे रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है क्योंकि भाई मेजर डिवेस्टेशन यूरोप में हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, तो आपके रिकंस्ट्रक्शन में हम आपकी मदद करेंगे, आपके डेवलपमेंट में हम आपकी मदद करेंगे, डॉलर में आपको कुछ एड भी जाएगी, कुछ चीप लोन भी जाएंगे, इसके बदले हमें मिलेगा आपकी मार्केट का एक्सेस, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको तो सीवियरली इंपैक्ट हो गया। वो तो यूएसए की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्ट्रांग है, तो आपको हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरीके से यूएसए की यूरोप की मार्केट में एक वर्चस्व बनेगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस मतलब कुछ काफ़ी समय तक रह जाएगी। फिर उसके बाद यूएसए ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को बनाने में जो मदद करी, उसका पर्पस भी ये था कि एक लिबरल ऑर्डर आ सके, ऐसा ऑर्डर जो यूएसए लीड करे। अगर ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हो, ज़्यादा डिप्लोमेटिक पोटेंशियल आप लगा रहे हो, तो इनकी पॉलिसीज भी आपके फेवर में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। और ऐसी पॉलिसीज को जस्टिफाई किया गया बाय अनदर थियरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स, दैट इज हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि किसी एक देश का वर्चस्व दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ नेशन। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी यानी कि अगर यूएसए के पास हेजेमॉन स्टेटस है, हेजेमॉन का मतलब यूएसए इतनी बड़ी सुपर पावर है कि बाकी सब नेशन इकट्ठे भी हो जाएं तो भी यूएसए को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मतलब उसका नुकसान नहीं कर सकते, ज्यादा यूएसए ज्यादा कर सकता है। तो एक तरीके से यूएसए यहां पर ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभा सकता है कि नहीं निभा सकता? भाई जिसके पास पावर होती है उसी की तो बातें मानी जाती हैं। तो अल्टीमेटली अगर यूएसए कुछ इंटरनेशनल रूल्स को इंप्लीमेंट करा पाए दुनिया में, तो मुझे बताओ ऐसे दुनिया में एक ऑर्डर, एक प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? और आप कैसी दुनिया में रहना चाहते हो जिसमें पता ही ना रहे कब कुछ हो जाए, या फिर ऐसी दुनिया में जहां पर ऑर्डर हो, जहां पर प्रिडिक्टेबिलिटी हो कि भाई नेशंस इन कानूनों को तो मानते हैं, कम से कम इन कानूनों को हम मानते हैं, तो हमारे इन कानूनों को कोई तोड़ेगा नहीं। चाहते हो ना ऐसी दुनिया में जीना? तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी कहती है अगर हेजमॉन होगा दुनिया में एक, जैसे कि यूएसए, तो दुनिया में आएगी स्टेबिलिटी। तो चुपचाप जो सिस्टम यूएस ने स्टैब्लिश करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है उसका फायदा लो। अगर यूएसए को ज्यादा एडवांटेज मिल रही है तो मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि यूएसए हैज गिवन मनी, डिप्लोमेटिक पोटेंशियल, एफर्ट, टुक रिस्क, शोन कैपेबिलिटी टू मेक दिस सिस्टम वर्क। तो यूएस डिजर्व दैट एंड यू डिजर्व स्टेबिलिटी। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मतलब आप देख रहे हो जिस भी एक थ्योरी को मैं बताता हूं आप बिल्कुल जस्टिफाइड मान लेते हो, आप कहते हो बिल्कुल यार ये तो सही है, हम तो तैयार हैं, है कि नहीं? यही तो तरीका होता है थियरीज का, जस्टिफाई करना एक्शंस ऑफ नेशंस। एक और थियरी आई, डेमोक्रेटिक पीस थियरी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका एप्लीकेशन, डेमोक्रेटिक पीस थियरी। इसको दिया माइकल डॉयल ने। उन्होंने कहा कि देखो जहां पर डेमोक्रेसीज होंगी वहां पर वॉर की टेंडेंसीज कम हो जाएंगी, पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी। यानी कि मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड विल ब्रिंग पीस। आपको नहीं लगता कि यूएसए का इंटरवेंशन इन मिडिल ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल इराक, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसिंग सीरिया में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, आपका लीबिया, ये सब क्या है? ये डेमोक्रेसी को लाने के तरीके हैं और कह रहे हैं दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि जो डेमोक्रेसीज होती हैं दे आर लेस लाइकली टू गो ऑन वॉर, क्योंकि वहां पर जो
जनता है वो कहेगी कि यार वॉर से तो नुकसान है, वॉर तभी होना चाहिए बिल्कुल अगर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है जहां पर डिक्टेटर्स होते हैं ना, वो वॉर कर देते हैं, जनता का कोई से रहता नहीं क्योंकि डिक्टेटर हैं, और वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, जनता के अंदर डर रहेगा तो जनता और ज्यादा सब्जुगेट होगी, और ज्यादा चाहेगी नहीं यार वी नीड अ स्ट्रांग लीडर, इस वजह से करते हैं। तो ऐसे लीडर्स को हटाना चाहिए, डेमोक्रेसी को लाना चाहिए, दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता इस थियरी से जो जस्टिफाई हुआ है यूएस का इंटरवेंशन, हो सकता है उसमें यूएसए के अन्य फायदे हों? If Saddam Hussein was rising against USA's influence on oil industry and Saddam Hussein wanted कि यार जो मेरी ऑयल है इराक की उसका बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए, why we need to bow down by the US, तो ऐसे में यूएसए का इस जगह इन्फ्लुएंस करना कहीं ऐसा तो नहीं है यूएसए के अदर इंटरेस्ट को बढ़ा मतलब सपोर्ट करने वाला लॉजिक है इसमें? हो सकता है कि नहीं? अरे बिल्कुल है, एंड दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज आल्सो क्वेश्चनड, राइट? तो देख रहे हो कितने सारे यहां पर पॉइंट हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे आज के टाइम में हम डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करते हैं, ठीक, और उस पर क्वेश्चन भी उठते हैं। इस रीजन को देखिए आप, ये वाला जो रीजन है जो आपको यहां पर येलो डॉट में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। और ये जो रीजन दिख रहा है आपको बाहर वाला, इसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक। बाहर वाले रीजन में हमने क्या करा, जो इंडियन ओशन है उसको भी इंक्लूड कर लिया। एक समय था एशिया पैसिफिक रीजन ही एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स में यूज होता था एज अ टर्म, इंडो पैसिफिक नहीं था। लेकिन आज इंडिया, जापान, यूएसए, हम सब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक की बात करता है, फ्रांस भी करता है। फ्रांस को हालांकि एक झटका लगा है ऑकस की वजह से, बट द पॉइंट इज कि इंडो पैसिफिक अब एक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लेक्सिकन है उसमें एक स्टैब्लिश्ड वर्ड है। इससे हुआ क्या, हाउ इट इज कनेक्टेड टू यू कैन से जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस एज ऑफ नाउ इन द वर्ल्ड? मुद्दा ये है कि एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर चाइना को लीडरशिप मिल जाती है, लेकिन चाइना इज थ्रेट टू यूएसए। तो ऐसे में यूएसए को चाहिए काउंटर बैलेंस करने के लिए नए पिलर्स। तो ऐसे में इंडिया सीम्स टू बी वन ऑफ दैट पिलर। बात समझ में आ रही है आपको? एंड दैट इज व्हाई यूजिंग दिस वर्ड इंडो पैसिफिक एंड मेकिंग दिस सिस्टम वर्क, ब्रिंगिंग सच प्लेटफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, सो दैट इन नेशंस में एंगेजमेंट ज्यादा हो और उसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सके और उसमें हम काउंटर बैलेंस कर सकें चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पावर को। तो देख रहे हैं ये टर्म्स, इससे बनती हैं ग्रुपिंग्स, ग्रुपिंग्स में होता है एंगेजमेंट। ये सब शेप करता है आगे आने वाले समय की इकोनॉमिक्स को, क्योंकि एंगेजमेंट होगा तो नई अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। ये शेप करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, किस मुद्दों पर कौन से देश साथ आएंगे, बिकॉज दे हैव प्लेटफॉर्म टू एंगेज। ये शेप करता है कुछ नए सॉल्यूशंस को, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकता है, जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, क्वाड का फ्रेमवर्क है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड टुगेदर, अल्टरनेटिव टू द BRI। तो ये सब जियोपॉलिटिक्स के यू समझ लीजिए टूल हैं। क्लियर है बात? मुझे टाइम का पता नहीं लगा एंड आई एम गेटिंग मैसेज दैट आई हैव टू बी इन माय अदर क्लास, PSR ऑप्शनल। तो लेट्स एंड दिस टॉपिक नाउ। वैसे बताने के लिए अभी बहुत कुछ है, विल स्केड्यूल अनदर क्लास ऑन दिस टॉपिक, ठीक है? आई होप आज के इस एफर्ट में आपको क्लैरिटी मिली होगी जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए रूट्स को और इन थ्योरीज को कनेक्ट करने की।